हेलो फ्रेंड्स। अपन ने 1 to 40 तक कवर कर लिया था, तो यहाँ से 41 से स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। 41 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है। तो इसका एज पर फाइनल आंसर आंसर है संसद का कोई भी सदन भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आपको क्या है कि इसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। श्री पटेल पुलिस अधिकारी होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं कि राजू बैंक की डकैती में शामिल था और उसने अपने खेत में मूल्यवान संपत्ति छिपवाने में मदद की, जैसा कि 2 ग्रामीणों ने कहा। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पुलिस अधिकारी श्री पटेल राजू को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है सी, 2 और 4। 2, राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई और ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह मौजूद है, इसके लिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड 4 में क्या है कि राजू को तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन देने, धमकी देने या वादा करने से रोकने के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया 2 और 4। 43 जो है 43 का है BNSS का क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो BNSS ने संज्ञेय अपराध होने पर FIR दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया गया है। चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, इस FIR को किस नाम से जाना जाता है। तो चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, इसको जो FIR करते हैं वो होता है शून्य FIR, 0 FIR का नाम सुना होगा आपने। तो 0 FIR किसी भी एरिया में की जा सकती है, जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन मिलता है वो। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि BNSS ने कम से कम कितने वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक फॉरेंसिक टीम को अनिवार्य किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मतलब 7 वर्ष। कम से कम 7 साल से ज़्यादा की अगर कोई सज़ा होगी तो वहाँ पे एक फॉरेंसिक टीम भी अपॉइंट होगी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि BNSS की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है। तो यह है 356। 46, BNSS की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्यवाही की उचित सुविधा प्रदान करती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक आजकल वर्चुअल मोड में बहुत सारी चीज़ें होने लग गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। तो इसका ये है 530 सेक्शन नंबर है, 530 सेक्शन ऑफ BNSS। नेक्स्ट 47 है, BNSS की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है। तो 1973 को कौन निरस्त करता है, सेक्शन 531 ऑफ BNSS। 48 क्या बोलता है कि अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाज़ा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ चुरा पाते हैं, घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। तो अमित और रानी जो लोग घर में घुसने का फैसला करते हैं, उन्होंने BNS के तहत कौन सा अपराध किया है। तो इसमें 48 में करेक्ट आंसर होगा सी, चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार, हाउस ट्रेपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। 49 क्या बोलता है कि बलात्कार के मामले में सज़ा को BNS की किस धारा में शामिल किया गया है, जिसमें पीड़िता 16
या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है। अगर कोई भी 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है तो BNS की धारा 65 में उसको शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 50 में BNS द्वारा स्नैचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। जैसे बहुत सारी जगह चेन स्नैचिंग वगैरह होता है, उससे रिलेटेड। तो BNS की कौन सी धारा स्नैचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 304 धारा स्नैचिंग को परिभाषित करती है। 51 क्या बोलती है कि BANSS की कौन सी धारा मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है? तो इसमें सेक्शन 346 है। 346 क्या बोलती है कि मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए। तो क्या है कि जो पुराना सिस्टम है तारीख पे तारीख, वो कम हो। क्वेश्चन नंबर 52 में एक जिला न्यायालय में एक मुकदमा लंबित है, लेकिन एक पक्षकार मेरा जिला न्यायालय B में इसे स्थानांतरित करने का अनुरोध करती है, ये दावा करते हुए कि न्यायालय A में न्यायाधीश पक्षपाती है। विरोधी पक्षकार रवि ये कहते हुए आपत्ति करता है कि अनुरोध निराधार है। ये तय करने का अधिकार किसके पास है कि मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं? तो 52 में करेक्ट आंसर है सी। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मैटर है कि मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं। 53 बोलती है माया अपनी पड़ोसी नेहा से कुछ राशि वसूली के लिए न्यायालय A में मुकदमा दर्ज करती है। कार्रवाई के दौरान नेहा अनुरोध करती है कि सीमा नामक एक तीसरे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि सीमा कथित रूप से इस ऋण के लिए उत्तरदायी है। माया आपत्ति जताते हुए दावा करती है कि सीमा कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। न्यायालय A तब आवेदन की समीक्षा करता है और निर्णय लेता है कि सीमा को वास्तव में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो इसमें CPC का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो इसमें CPC का आदेश 1, नियम नंबर 10, पक्षों का संयोजन और प्रतिस्थापन, दैट इज पॉइंट नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। ऑर्डर 1, रूल 10, जॉइनर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। इसमें आप जब भी ओपन बुक के लिए बुक लेके जाओगे तो आपको पुराने एक्ट्स भी लेके जाने पड़ेंगे, बिकॉज ये CPC का क्वेश्चन है। अपन आते हैं 54 पे। विच सेक्शन ऑफ CPC अलाउ फॉर द अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्रीज? CPC की कौन सी धारा मूल डिक्री से अपील करने की अनुमति देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 96, 96, धारा 96 करेक्ट आंसर इज B। 55 बोलता है कि CPC के तहत किस मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? किसी भी मुकदमे में अगर कोई लिखित में बयान देना चाह रहा है तो उसकी अधिकतम समय सीमा क्या रहती है? 55 में अपन ये जानेंगे 90 डेज। 55 में ये 90 डेज है, दैट इज A ऑप्शन। 56 बोलता है CPC की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की छूट प्रदान करती है? तो ये CPC की धारा 133 ऐसी एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनको फिजिकली प्रेजेंट होने से एग्जम्पशन मिलता है। 57 बोलता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के किस मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के अदालत के अधिकार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आता है 57 में A वाला ऑप्शन, दैट इज मुकदमों का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स। 58 में आते हैं अभी अपन। 58 क्या बोलता है? 58 बोलता है कि CPC के किस आदेश के तहत संक्षिप्त समरी मुकदमों की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है 10, 20, 30 और 7, 37। आंसर है पॉइंट नंबर C, आदेश
37। 59 क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया है, तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। 60 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बीएनएस की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है? इसमें बीएनएसएस की कौन सी धारा है? वो धारा है 37। 37 इसको अनिवार्य बनाती है। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में 61 से स्टार्ट करके क्वेश्चन करेंगे। आप तब तक इसको सब्सक्राइब करके रखो, तो जैसे मैं अपना AIB से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट पोस्ट करता हूँ तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू।